हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। सर एंट्रेंस एग्जाम? कौन सा एंट्रेंस एग्जाम बच्चों? अभी आपने अपना CSEE पास किया है या फिर आपने CA में अपना CA फाउंडेशन पास किया है। बट सर ये एंट्रेंस एग्जाम, यस, ये एंट्रेंस एग्जाम इसलिए होते हैं क्योंकि ये एग्जाम पास करने के बाद ही आपकी असली पढ़ाई स्टार्ट होगी, राइट? अभी आपकी स्टडी स्टार्ट होगी मेन तो। अच्छा सर, यस बच्चों, ये एंट्रेंस एग्जाम है, इसका आपने देखा भी होगा पासिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा होता है। बट जो आपका इंटर लेवल है CA की अगर बात करें तो, और CS की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव लेवल है, उसमें आपने देखा होगा कि रिजल्ट की परसेंटेज कम हो जाती है, बहुत डाउन चली जाती है, राइट? क्योंकि असली प्रोफेशनल कोर्स अपना स्टार्ट होता है जाके इंटर और एग्जीक्यूटिव लेवल पे, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स यू आर परसुइंग। ओके सो बच्चों, लेकिन आपने ये पास किया है एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए भी आपको बधाई इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये शो करता है कि यू आर सिंसियर इनफ, राइट? यू आर सीरियस इनफ टुवर्ड्स योर करियर गोल्स, राइट? सो आपके और आपके परिवार को ढेर सारी बधाई। और अब शुरुआत करेंगे हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की। और नेक्स्ट पड़ाव अपना CS की अगर बात करें तो होगा बच्चों एग्जीक्यूटिव, और CA की अगर बात करें तो होगा इंटर, राइट? लेकिन इसमें आपको अब अपने आप को झोंकना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? सो जो टाइम आप अपने एंट्रेंस में देते थे उसका डबल टाइम अब आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर फाइनल स्टेज, और उसके बाद फिर आप अपने करियर की बुलंदियां छू लेंगे। आई एम प्रीटी श्योर। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, कोर्सेज को कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए कि CA का कोर्स आगे या CS का कोर्स आगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बोथ द प्रोफेशंस हैव देयर ओन डिग्निटी, दोनों में करियर के अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। बट अगेन डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप अपने कोर्स को और अपनी स्टडीज को कितना सीरियसली लेते हैं, राइट? सो अगर आप लोगों की लेट से रैंक आ जाती है, राइट, सो आपका करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, राइट? लेकिन अगर मान के चलो ऐसा नहीं होता और हम पास हो जाते हैं लेकिन बड़ा टाइम लग जाता हमें पास होने में, तो डेफिनेटली आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, राइट? सो बच्चों, अब आपको देखो, अब तक जो हुआ, अब तक जो टाइम हमारा गया अपनी बाकी स्टडीज में, वो हमारी स्कूलिंग टाइप ऑफ स्टडीज थी, राइट? लेकिन अब आपकी प्रोफेशनल स्टडी है, राइट? सो योर अप्रोच शुड अगेन बी अ प्रोफेशनल वन, राइट? आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करेंगे, प्रोफेशनल की तरह बिहेव करेंगे, प्रोफेशनल की तरह अपनी पढ़ाई करेंगे, राइट? सो बिकॉज यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन सम इयर्स, ओके? सो उसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर presentation, right? Overall personality, and then definitely you would be gaining lots of knowledge, lots of industrial knowledge and all those things, right? So with this, let's get started friends. So बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे टैक्स लॉ के बारे में। बच्चों टैक्स लॉ जो है वो दिस इज वन ऑफ योर पेपर, राइट, ऑफ 100 मार्क्स। इसमें आपको दो चीजें पढ़नी होती हैं, एक आपको पढ़ना होगा इनकम टैक्स, एक आपको पढ़ना होगा GST। इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, एंड देन GST गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल एज वेल। ये आपकी बुक होगी बच्चों, ये बुक का कवर पेज है, राइट? इस कवर पेज पे लिखा भी हमने स्टूडेंट्स एडिशन इजी एंड कंसाइज। ये स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई बुक है, विच इज वेरी आई कैन से दैट समराइज वर्जन, राइट? इसकी लैंग्वेज बड़ी आसान है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होगी। बड़े बड़े आसान आसान एग्जांपल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बड़े हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट? सो awesome book. When you would get this book, you would realize that कि yes sir, बड़ी बड़ी अच्छी बुक है, right? So this is how your book would look like. This is based on assessment year 12 22 23. So we'll be discussing क्या होता है assessment year, क्या होता है, और ये 22-23 क्या है, right? So we'll be discussing this. This is just a cover page of your book. कैसी आपकी बुक होगी, right? So भाई बच्चों, हम बात कर रहे हैं आपके टैक्सेशन के बारे में, योर टैक्सेशन, राइट? सो भाई बच्चों, जो टैक्सेशन है, इस टैक्सेशन में हमने ये तो डिस्कशन कर लिया कि हमें दो चीजें पढ़नी है, राइट? हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इनकम टैक्स, और हमें पढ़ना है GST, राइट? टैक्सेशन की अगर बात करें तो हमें दोनों चीजें पढ़नी है, इनकम टैक्स एंड
जीएसटी, राइट। दोनों मिला के आपके 100 मार्क्स के हैं, ये दोनों मिला के आपके 100 मार्क्स के हैं एक ही पेपर के अंदर, ठीक है जी। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि हम कौन से सेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, हम 2022 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2022 में जो एग्जाम्स होंगे हम उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2022 में आपका अटेम्प्ट मई में हो सकता है अगर आप सीए स्टूडेंट है तो, आपका अटेम्प्ट जून हो सकता है अगर आप सीए स्टूडेंट है तो, आपका अटेम्प्ट नवंबर भी हो सकता है अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो, और आपका अटेम्प्ट दिसंबर हो सकता है अगर आप सीए स्टूडेंट है तो। आपको पता है इन दोनों कोर्सेज में साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, राइट। मई नवंबर सीए, जून दिसंबर सीएस, राइट। सो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के एग्जाम्स की। यू कुड हैव क्वेश्चन नाउ कि सर अगर मेरा अटेम्प्ट 2023 में है तो क्या होगा? वेरी गुड, लिसन बच्चों, 2022 के अटेम्प्ट की प्रिपरेशन आप करेंगे एज यूजुअल, उसके बाद फिर आपको करने पड़ेंगे अमेंडमेंट्स, राइट। सर ये अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वैसे अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलो कि अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस। जो इनकम टैक्स में, जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं, है ना, 2022 के एग्जाम्स के मुकाबले 2023 में जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, राइट। सो वो जो चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस अगर आप कर लेंगे जिनको हम अमेंडमेंट्स बोलेंगे, तो यू वुड बी रेडी फॉर 2023 एग्जाम्स, राइट। सो अभी हम 22 की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपका अटेम्प्ट 22 में है तो वेरी गुड, अगर आपका अटेम्प्ट 23 में है तो बीच में हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। बस अमेंडमेंट्स में 2 या 3 क्लासेस लगती हैं, एक छोटी सी ड्यूरेशन की क्लासेस आपको लगानी पड़ेंगी। उसके बाद यू वुड बी इक्विप्ड फॉर 2023 अटेम्प्ट्स। क्लियर? यस सर। नाउ बच्चों, आज हम सबसे पहले उठाएंगे अपने इनकम टैक्स को, उसके बाद फिर हम जीएसटी लेंगे। बट फर्स्ट लेट्स पिक इनकम टैक्स, राइट। इनकम टैक्स समझेंगे क्या होता है इनकम टैक्स, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें सुनो बच्चों। ये जो 2 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सीए सीएस, इनमें इनकम टैक्स और जीएसटी का अलग इंपॉर्टेंस है, इनका अलग इंपॉर्टेंस है। इन 2 प्रोफेशन से इनकम टैक्स और जीएसटी की नॉलेज एक्सपेक्ट की जाती है एट अ हाई स्टैंडर्ड। आपको हाई स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए अबाउट इनकम टैक्स एंड जीएसटी, राइट। इसमें प्रैक्टिस करने से भी हाईली रेम्यूनरेटिंग थिंग्स होती हैं, राइट। सो दिस इज हाईली रेम्यूनरेटिंग प्रोफेशन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन इनकम टैक्स एंड जीएसटी, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया आई कैन से। मतलब आपके बाकी पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स और जीएसटी यानी कि जो आपका टैक्सेशन का पेपर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसीडरिंग दीज 2 प्रोफेशनल कोर्सेज, राइट। सो ये वैसे इंटरेस्टिंग है, आपका इंटरेस्ट बहुत बनेगा जब आप करेंगे ना इसको, आपका बड़ा इंटरेस्ट बनेगा इसमें, सबसे इंटरेस्टिंग होता है ये, राइट। बट शुरू से ही थोड़ा सा मन बना लेते हैं कि इनकम टैक्स और जीएसटी अपने को फिंगर टिप्स पे करना है, क्योंकि हमारे से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हमें बड़ी एक्सपर्टीज नॉलेज है इन 2 पेपर्स की, राइट। इन 2 टॉपिक्स की, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। हाउएवर पेपर तो एक ही है, टैक्सेशन, बट उसके अंदर आपको 2 टॉपिक्स करने हैं, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। और मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ध्यान से सुनना, ये आपको अपने इंटर लेवल पे और एक्सी लेवल पे भी पढ़ना पड़ेगा, और यही चीजें फिर आपको अपने फाइनल और प्रोफेशनल लेवल पे भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट इसको 2 लेवल्स पे आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है, एक बार आपको बोल रहा है इंटर और एक्सी लेवल पे पढ़ने के लिए, फिर प्रोफेशनल और फाइनल लेवल पे पढ़ने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, राइट। सो हम इसको बड़ा सीरियसली लेके और सिंसियरिटी के साथ इसको हम पढ़ेंगे। एक और चीज बच्चों, अभी तक आपकी जो स्टडीज चलती थी, अभी तक आपकी जो पढ़ाई चल रही थी, दोज वर मोर ऑफ अ स्कूलिंग स्टडीज, राइट। बट अब आप अपने आप को एक प्रोफेशनल स्टडी में ले आए हैं, और अब आपको एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आपकी हर चीज में प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन हो, एवरीथिंग शुड बी प्रोफेशनल, राइट। आपके नोट्स बनाने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपको इंडस्ट्री की नॉलेज गेन करने का तरीका, एवरीथिंग शुड बी प्रोफेशनल, राइट। अब आप स्टूडेंट
कम है और प्रोफेशनल ज्यादा हैं। अभी से आपको अपने अंदर बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ध्यान से सुनना, हम केवल स्टडी नहीं करेंगे, अब हम ओवरऑल अपने ऊपर काम करेंगे। हम अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करेंगे, हम अपने नॉलेज गेन पे भी काम करेंगे, हम इंडस्ट्री इनसाइट्स के बारे में भी अपने आप को अपडेट रखेंगे, राइट? सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अभी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है आगे आने वाले 2-3 साल के बाद, जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, जब आप इंडस्ट्री में इंटरव्यूज देने के लिए जाएंगे, जब आप इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाएंगे या प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे, तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है, राइट? सो बी लाइक ए प्रोफेशनल फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। ओके, ग्रेट। सो बच्चों, आज हम अगेन एज आई सेड कि वी विल बी डिस्कसिंग इनकम टैक्स फर्स्ट। सो इनकम टैक्स में अपनी पहली जो क्लास होगी दैट वुड बी बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे कि भाई इनकम टैक्स क्या है, क्यों लगाया जाता है, किसने लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट इस पैसे का क्या करती है, राइट, एंड ऑल दोज रिलेटेड टॉपिक्स। ये क्लास करने के बाद आपको टैक्सेस की नॉलेज हो जाएगी कि कौन से टैक्सेस इंडिया में लगाए जाते हैं, राइट? उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा और उनको लगाने का तरीका क्या है, मतलब व्हाट आर द बेसिस, कि भाई अगर किसी के पास इनकम नहीं होगी तो क्या इनकम टैक्स लग सकता है क्या? आंसर इज नो। बट हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स कब लगता है, जीएसटी कब लगता है, राइट? सो व्हाट आर द लेवी, what are those points, या what are those situations wherein these two taxes are levied on persons or goods or services, right? वो भी हम सीखेंगे। तो इस क्लास के बाद आपको सारे टैक्सेस की नॉलेज हो जाएगी और उनकी लेवी और हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ये 1 से 3 नंबर के बीच में कुछ कवरेज करेगा, मतलब इसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट से तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? सो मेरा ये मानना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस टॉपिक में से अगर मैं देखूं तो 1 से 3 नंबर का कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। यू वुड बी सरप्राइज, सर बस 1 से 3 नंबर? हाँ, 1 से 3 नंबर। बट आप इसको 1 से 3 नंबर में मत देखो, आप ये देखो कि ये क्लास करने के बाद, यानी कि ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर करने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। शुरुआत यहीं से होगी ना, जब आपको ये अच्छे से आएगा तभी आप आगे आने वाले टॉपिक्स या आगे आने वाले सब्जेक्ट्स को समझ पाओगे, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, not just from point of view these 1 to 3 marks I can understand कि बहुत कम है, but yet वेरी इंपॉर्टेंट। नींव तो यही रखी जाएगी ना यार, आगे आने वाले टॉपिक्स तभी तो समझ में आएंगे जब आज की क्लास को आप सिंसियरली पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा टैक्सेस क्या है, क्यों लगाए जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? यस सर। चलिए, टैक्सपाल क्लासेस, I can say that it's the best coaching. Why I'd say? Here are some salient features. Then why would we say that TaxPal classes right? TaxPal classes. So I can say that we are best. Why? Here are the points. हम समराइज वे में आपको आपके सिलेबस को कवर करवाएंगे बच्चों। और देखो आजकल ना जमाना बड़ा फास्ट है, किसी के पास बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने का टाइम नहीं होता, राइट? एंड देयरफॉर थोड़ा समराइज करके, कंसाइज करके चीजों को पढ़ाया जाएगा, सो दैट आप अपने सिलेबस को जल्दी कवर कर ले और फिर उसको बार बार रिवाइज कर ले। जितना जल्दी सिलेबस कवर करेंगे, जितनी बार आप उसे रिवाइज करेंगे, आपको एग्जाम में उसका फायदा मिलेगा, राइट? सो समराइज कंटेंट, ठीक है। हम रिपीटेटिव डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स के बारे में। जैसे हमने कोई चीज एक बार पढ़ ली, इट डजंट मीन कि हम उसको बाद में नहीं लेंगे, नहीं नहीं, हम उसको बाद में भी डिस्कशन करते रहेंगे, राइट? जैसे हमने अपनी आज एक क्लास की, नेक्स्ट क्लास जब अपनी होगी तो हम पिछली क्लास के बारे में एक बार, चाहे 5 मिनट लगाएं, एक बार हम पिछली क्लास के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, राइट? और फिर वो आगे चल के भी डिस्कशन आता रहेगा, भाई टैक्स क्या है, व्हाट इज द लेवी, है ना, वो टैक्सेस कैसे लगाए जाते हैं, वो तो आगे चल के भी डिस्कशन होता ही रहेगा, राइट? इंडिविजुअल एचएफ वगैरह पे टैक्स के रेट क्या होते हैं, वो आगे भी डिस्कशन होता रहेगा। हम रिपीटेटिव टॉपिक्स को यूज करेंगे, रिपीटेटिव टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, एंड दैट विल एंश्योर कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो फिंगर टिप्स पे हो जाए, ठीक है जी? पढ़ने का तरीका अपना
बड़ा फनी होगा, हम बड़े फनी एग्जांपल्स, फनी स्टोरीज के थ्रू अपने सिलेबस को कवर करेंगे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज व्हेन वी लिंक आवर सिलेबस विद आवर जनरल लाइफ, अगर हम अपने सिलेबस को, हम अपने टॉपिक्स को अपनी जनरल लाइफ से जोड़ लेते ना बच्चों, तो हम फिर उसको कभी नहीं भूलते, हम उसको कभी भूल नहीं सकते उस चीज को, क्योंकि हमने उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के साथ लिंक कर दिया है, राइट। सो ये लिंकिंग वाली जो अप्रोच है ना, लिंकिंग वाली जो टेक्निक है, इट्स वेरी यूजफुल। ये जब हम टॉपिक्स करेंगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे लिंक करवाऊंगा चीजों के साथ कि आपको फिर वो एग्जाम में हमेशा याद आएंगे ही आएंगे, राइट। दिस इज प्रूवन टेक्नोलॉजी, राइट। मेरे को बच्चों से मिलता भी है कि सर वो टेक्निक बड़ी काम आई थी, उसके थ्रू हमें सारे के सारे टॉपिक्स बाद में याद आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, बुक जो है वो एज आई सेड वो समराइज है, कंसाइज है, तो आपको उसको रिवाइज करने में, उसको सॉल्व करने में जरा सी भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, राइट। अच्छा, क्लास प्रैक्टिस करेंगे हम, टॉपिक खत्म होने के बाद विल ट्राई टू कवर क्वेश्चंस एज वेल, राइट, एंड देयरफॉर व्हिच इज कॉल्ड एज प्रैक्टिस। हम क्लास के टॉपिक्स की क्लास में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली होमवर्क भी दिया जाएगा, राइट, जिसके लिए आप अपने आप को, ताकि जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा उस लेवल का, जिस लेवल का मैं चाहता हूं आपसे। क्लास में प्रैक्टिस करने का पर्पस बस ये है, जो टॉपिक हमने थ्योरी में पढ़ा है उसको एक बार प्रैक्टिकल में भी देख लें कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर मिल जाता है तो टॉपिक अपना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट, एंड देन यू वुड बी हैविंग सम प्रैक्टिस एट योर होम एज वेल। ओके, पीपीटी बेस्ड प्रेजेंटेशन होगी, मतलब हम अपनी क्लास अभी भी आप देख रहे होगे, दिस इज पीपीटी इटसेल्फ, राइट। सो इस टाइप की प्रेजेंटेशन होगी, नीट एंड क्लीन, टॉपिक बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगा, और साफ सुथरे टॉपिक के ऊपर साफ सुथरे तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। इतनी नीट एंड क्लीन तरीके से आपको क्लासेस करवाई जाएंगी, यू वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट। डेली रिवीजन होगा, यस। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि पास्ट एग्जाम रिपीट होता है, पास्ट एग्जाम 30-40% रिपीट होता है, मैनी टाइम्स 50% तक भी रिपीट हो जाता है। पास्ट एग्जाम का मतलब पिछले 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस उठा लेंगे, राइट, उन 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को हम करेंगे, हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर चैप्टर में से कहां पे जाके चीजें ज्यादा पूछता है, राइट। सो पास्ट एग्जाम की प्रैक्टिस करना हमेशा फायदेमंद होता है। हम प्रैक्टिस करेंगे अपने पास्ट एग्जाम्स की भी। क्लास में टोटल 70 to 75 क्लासेस लगेंगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे, राइट, नॉर्मली इतनी क्लासेस लगेंगी अपनी। ओके, एंड देन अगेन एज आई सेड, दिस इज अ हाईली इफेक्टिव क्लास, इट इज गोइंग टू बी अ हाईली इफेक्टिव क्लास। कोई बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, राइट। सो आई विल ऑलवेज बी अ प्रोफेशनल, ओके। मेरी अप्रोच प्रोफेशनल होगी, राइट, मेरी फोकस्ड अप्रोच होगी। हम किसी टॉपिक को उठाएंगे तो हम उस टॉपिक पे ही रहेंगे, ज्यादा इधर उधर हम नहीं जाएंगे, राइट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपके टाइम की बहुत वैल्यू है। टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी नाउअडेज, राइट। सो टाइम की वैल्यू है, सो आई कंसिडर दैट, एंड क्लास इज जस्ट इफेक्टिव। क्लास में ज्यादा हा हुल्ला कुछ नहीं होने वाला, प्लीज। ये छोटी क्लास होगी लेकिन बहुत इफेक्टिव होगी, राइट, बिकॉज आई अगेन एज आई सेड, आई वैल्यू योर टाइम। ऑलराइट, कूल। About TechSpal, so about me, about these classes, we have experience of 14 years, 14 साल का rich experience है for teaching students, and not only students, in fact income tax officers as well, right. So students को पढ़ाने का experience भी है, income tax officers को पढ़ाने का experience भी है। इसका मतलब experience तो rich है। So experience wise कोई वो नहीं है। क्या experience का फायदा मिलता है? Yes, एक्सपीरियंस से पता चलता है, हमें पहले से ही पता होता है कि बच्चे का डाउट उस टॉपिक में कहां पे आएगा, राइट, एंड देयरफॉर हमें पता है कि उस टॉपिक में डाउट आता है तो हम उस टॉपिक को उस तरीके से समझाते हैं बच्चे को कि उसके डाउट्स ज्यादा ना आए उस टॉपिक के ऊपर, राइट। एक्सपीरियंस इटसेल्फ, एक्सपीरियंस से सब कुछ होता है, राइट। सो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को पढ़ाने का भी, राइट। वी हैव बेस्ट टेक्नोलॉजीज, वी हैव बेस्ट टेक्निक्स, आई कैन से दैट, लाइक प्रोविजंस को हम डे टू डे लाइफ से जब लिंक करेंगे बच्चों, राइट, सो उससे आपको फायदा मिलेगा, आप उस टॉपिक को लिंक कर पाएंगे अपनी लाइफ से, राइट। ये बहुत जल्दी हम सीखेंगे कि ये टेक्निक है क्या। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होने का फायदा आपको मिलेगा, हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, इट मींस
we have been working with or we have been dealing big corporate houses, और इन कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ काम करने का और इनके साथ डील करने का फायदा आपको मिलेगा। सर इस चीज का क्या फायदा मिलेगा? अरे हमें पता है कॉर्पोरेट्स में कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रोल्स होते हैं, राइट? उन रोल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या डिमांड्स होती है, राइट? आपको कैसे अपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यूअर्स क्या क्या चीजें आपसे पूछते हैं, एवरीथिंग। कौन से जुडिशरी में केसेस चल रहे हैं, कौन से टॉपिक्स के ऊपर इंडस्ट्री में डिस्प्यूट है, सरकार कौन सी पॉलिसी लेके आ रही है, उस पॉलिसी के क्या फायदे क्या नुकसान, किसको फायदे किसको नुकसान, राइट? सब फायदा मिलेगा आप लोगों को, राइट? दिस इज हाउ I can say that we would be using this industrial experience for you guys. Learning and earning, yes sir, what is this about? बच्चों learning and earning means एक एग्जांपल लेते हैं इसका, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? उन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे हम ना कुछ प्रैक्टिकल सेशंस लगाएंगे, लाइक हाउ टू फाइल आईटीआर, हाउ टू फाइल जीएसटी रिटर्न, राइट? एंड हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न, एंड हाउ टू गिव कंसल्टेंसी ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक्स, राइट? सो बच्चों ने ना उस चीज को यूज किया, and they are filing lots of returns, they are filing lots of GSTs, they are filing lots of e-way bills and all those, right? So with that they are earning money, right? So हम क्योंकि प्रैक्टिकल सेशंस लगाएंगे, अगर आपने प्रैक्टिकल सेशंस को अच्छे से कर लिया और अगर आपके पास एक मास लेवल पे कुछ क्लाइंटल इकट्ठा हो गया, आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रैक्टिस करो, बट स्टिल अगर आप अपनी पॉकेट मनी निकाल लेते हो, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, राइट? सो आपको इस चीज का फायदा मिलेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज learning and earning. Again, these would be topics on how to file ITR, how to file GST return, e-way bill, consultancy, appeal filing, and so on. 100% सिलेबस कवरेज होगा, सिलेबस की कवरेज 100% होगी। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के टॉपिक्स को आप देखते चलें कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स के टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है या नहीं कवर किया है, राइट? सो 100% सिलेबस की कवरेज भी हम करेंगे। ओके, राइट? तो बच्चों अब चलते हैं आगे। यस, ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स लॉज इन इंडिया। क्या आप लोगों ने कभी टैक्स पे किया है? सोचो सोचो सोचो। हाँ सर, यस, याद आया। हम जब रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाते हैं तो हम वहां पे हमारा जो फूड का बिल आता है, उस फूड के बिल पे हमने देखा है जीएसटी लगा हुआ है। यस, और हमारे परिवार में लेट्स से पापा मम्मा वो इनकम टैक्स भी पे करते हैं, राइट? यस, करेक्ट, राइट? सो अगर इंडिया में टैक्स लॉज की बात करें बच्चों, तो हमारे देश में जो टैक्स लॉज हैं वो हैं एक्चुअली दो टाइप के। एक तो है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। देयर इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट क्या, इनडायरेक्ट क्या, अभी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में बच्चों। लेकिन पहले मेरे को एक बात बताना, इस देश में सरकार टैक्स क्यों लगाती है? क्यों लगाती है टैक्सेस? रहने दो ना टैक्सेस। देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज लाइक दुबई, वहां पे टैक्स है ही नहीं। इस देश की सरकार को टैक्स क्यों लगाना पड़ता है? भाई बच्चों, अगर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी तो सरकार के पास रेवेन्यू कहां से आएगा? और अगर सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो आपके लिए रोड, हॉस्पिटल्स, मेट्रो ये कैसे बनेंगी? ये चीजें बनाने के लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए, और सरकार का पैसा यानी कि सरकार का रेवेन्यू। और इस देश में विडंबना ये है, सरकार ज्यादातर डिपेंड करती है किसके ऊपर? टैक्सेस के ऊपर। सरकार के पास रेवेन्यू जो आता है वो टैक्सेस के थ्रू ही आता है। बाकी सरकार के पास कुछ और खास रेवेन्यू के साधन संसाधन सोर्सेज नहीं है, राइट? सो टैक्सेस आर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So taxes are main source of revenue for government of India. And how many taxes are there in India? We have two types of taxes. One is direct tax, another is इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम डिटेल में इसके बारे में हालांकि समझेंगे, इसको डायरेक्ट क्यों बोला जाता है, इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला जाता है, ये अभी हम समझेंगे, राइट? बट एज फार एज डायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न फ्रेंड्स, वी हैव इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है। इस देश में इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखो इनकम टैक्स, इसका मतलब ये टैक्स किस पे लगता होगा? इनकम पे। ये टैक्स किस पे लगेगा? इनकम पे, राइट? हम सीखेंगे वैसे इनकम क्या होगी, कैसे लगेगा, एंड सो ऑन, राइट? बट एक ही डायरेक्ट टैक्स है इस देश में, और वो कौन सा है? इनकम टैक्स, ठीक है?
अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें बच्चों, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश में दो हैं। एक है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाला टैक्स, और एक है कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी नाम से पता चल रहा है, कस्टम्स ड्यूटी मतलब एक रिवाज चला आ रहा है, राइट, कस्टम पे लगती है ये बच्चों। कस्टम ड्यूटी एक्चुअली होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट करने पे ड्यूटी, एक्सपोर्ट करने पे ड्यूटी। व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट? सर इतनी छोटी चीज तो हमारे से मत पूछो प्लीज। इंपोर्ट करने का मतलब बाहर से इस देश में चीजें लेके आना, एक्सपोर्ट करने का मतलब इंडिया से चीजें बाहर के किसी कंट्री में लेके जाना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी, राइट। तो ये भी एक किस्म से एक टैक्स है, ये भी एक लेवी है, ये भी एक स्टैट्यूटरी अमाउंट है which we, if we are engaged in import export, we need to pay to the government of India. But again, it's a tax. So अगर हम टैक्स लॉ की बात करें बच्चों, तो हमारे देश में दो टाइप के टैक्सेस हैं, वन इज डायरेक्ट, अदर इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में केवल एक इनकम टैक्स, पहले डायरेक्ट में वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अब आपको वेल्थ टैक्स नहीं पड़ना, क्योंकि वेल्थ टैक्स इंडिया से एबोलिश हो गया है, अब वो इस देश में नहीं है। सो वी हैव ओनली इनकम टैक्स, ओके। इनडायरेक्ट टैक्स हाउएवर देयर आर टू, वन इज जीएसटी, अनदर इज कस्टम्स। ठीक है, आपको सारे पढ़ने हैं, आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है, ओके। अब चलते हैं बच्चों डायरेक्ट टैक्स। बताना डायरेक्ट टैक्स क्या था, अभी हम बात कर रहे थे सर डायरेक्ट टैक्स, आपने हमें बताया था डायरेक्ट टैक्स हमारे देश में केवल एक ही है, और वो क्या है, इनकम टैक्स। यस, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। देखो कैसे, इसमें हमने लिखा है, इसमें हमने एक्सप्लेन किया इस चीज को बच्चों। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स, है ना, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स समझ लो आप, डायरेक्ट टैक्स अपने आप समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स जो है वो टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे। मतलब अगर किसी के पास इनकम होगी, अगर किसी के पास इनकम होगी, राइट, जैसे कोई राम है बच्चों, है ना, और राम के पास मान के चलो कोई इनकम है, एक सेकेंड, राम है, राम के पास इनकम है, लेट से सैलरी की, इनकम ऑफ सैलरी, है ना, राम के पास इनकम है सैलरी की, राइट। सो उसे इस सैलरी की इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा बच्चों, क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो राम, राम एंड देन उसके पास सैलरी एंड देन टैक्स। राम क्या हुआ, एक इंडिविजुअल हुआ, सैलरी हुई उसकी इनकम, और उसके ऊपर उसने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, ठीक है ना। सो राम को अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, विच इज देयरफॉर कॉल्ड एज इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स। अब ये डायरेक्ट क्यों है, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं इसको हम, क्योंकि ये टैक्स जो है ये राम के ऊपर इंपोज हुआ है, राम के ऊपर ये टैक्स लगा है ना, और राम ही इस टैक्स को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, मतलब द बर्डन टू पे दिस टैक्स इज ऑन राम इटसेल्फ, राम हिमसेल्फ, राइट। इसका मतलब इनकम कमाने वाला राम, और उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करने वाला भी राम, जिसकी इनकम उसी का टैक्स, जिसने इनकम कमाई वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, राइट। एंड देयरफॉर, अब जरा पढ़ के देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें द पर्सन, डायरेक्ट टैक्स बताया है, द पर्सन हु बियर्स इट्स बर्डन एंड द पर्सन हु पेज इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, मस्ट बी सेम। जिसके ऊपर इसका बर्डन जाएगा और जो इसे गवर्नमेंट को पे करेगा, इसका मतलब दो वर्ड्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दो वर्ड्स कौन से, एक तो बर्डन बियर करने वाला पर्सन, जिसके ऊपर बर्डन गया, है ना, और गवर्नमेंट को पे करने वाला पर्सन, वो सेम होना चाहिए। अपने एग्जांपल में बर्डन भी किसके ऊपर है, राम के ऊपर है ना, और गवर्नमेंट को पे भी कौन कर रहा है, राम कर रहा है। एंड therefore because Ram is the same person who bears the burden and pays the tax to the government of India, इसीलिए इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। मतलब ये डायरेक्टली, ये इंडिविजुअल एचएफ कंपनी फर्म वगैरह पे डायरेक्टली लगता है, एंड दोज पर्संस आर रिक्वायर्ड टू पे दीज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिसके ऊपर बर्डन वही इस टैक्स को पे करेगा, ठीक है, ओके। सो लिखा है इसमें द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर नहीं जाता, ये बर्डन उसी के ऊपर पड़ता है जिसकी इनकम है, जिसने इसे पे करना है ना, जिसने इनकम कमाई है उसी के ऊपर बर्डन है और उसी ने इसको पे करना है, राइट। ये देखो लाइन में जो लोग लगा रखे, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने अपने इनकम टैक्सेस पे कर रहे हैं,
राइट? सो दीज आर हु, इन्होंने इनकम कमाई होगी। ये हो सकता है कोई 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 प्रोफेशनल हो, ये हो सकती है मैडम कोई कोई टीचर हो, राइट? सो ये अपने अपने क्या पे कर रहे हैं? इनकम टैक्सेस, राइट? इन्हीं के ऊपर बर्डन है और ये ही उठा के पे कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। और हमारे देश में केवल एक ही डायरेक्ट टैक्स है, और वो क्या है बच्चों? इनकम टैक्स, ठीक है ना? ओके। इंडिया में इनकम टैक्स को गवर्न करने के लिए देयर इज अ बोर्ड। बच्चों ध्यान से सुनना, टैक्सेस को गवर्न करने के लिए बोर्ड्स बनाए जाते हैं। इंडिया में टैक्स, इनकम टैक्स को गवर्न करने के लिए देयर इज अ बोर्ड, है ना, called as Central Board of Direct Taxes. Central Board of Direct Taxes, in short we would say this as a CBDT. CBDT इस देश में इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया गया है, इनकम टैक्स के कलेक्शन करने के लिए, इनकम टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लाइक जो डिपार्टमेंट, जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सीबीडीटी के अंडर आता है। वो इस देश में इस टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे के सारे काम करता है। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बोर्ड? सीबीडीटी, फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सो बताओ जी हमारे देश में कितने टाइप के टैक्स हैं बच्चों? सर देयर आर टू। कौन से? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट कितने हैं? दो हैं सर, जीएसटी एंड कस्टम। जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स या सर्विसेज पे। कस्टम किस पे लगती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। डायरेक्ट टैक्स हम इसे क्यों बोलते हैं? इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर जिसके ऊपर इसका बर्डन पड़ता है, जिसकी जेब से ये टैक्स निकलता है, उसी को जाके गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, राइट? द पर्सन हु बियर्स द बर्डन एंड द पर्सन हु पेज टू द गवर्नमेंट मस्ट बी सेम। लेकिन अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। बच्चों इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दो हैं। अभी अभी हम बात कर रहे थे, कौन से थे सर? एक तो है जीएसटी, और एक है कस्टम्स, राइट? ओके, जीएसटी एंड कस्टम्स। ओके, सो अब अगर हम जीएसटी और कस्टम्स की बात करें, ये इनडायरेक्ट टैक्स है बच्चों, राइट? इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? ध्यान से सुनना। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि जैसे मान के चलो आप जाते हो, लेट्स से दिस इज लेट्स से अ कस्टमर, ठीक है? ये कस्टमर है और ये जाता है, लेट्स से ये जाता है किसी रेस्टोरेंट पे, राइट? लेट्स से पिज्जा हट पे जाता है ये। एक सेकंड, ठीक है? ये एक रेस्टोरेंट है बच्चों। अब होगा क्या, ये रेस्टोरेंट वाला इसको बिल देगा, राइट? ये बिल है लेट्स से 1000 रुपी का, राइट? 1000 रुपी की बिल के ऊपर इसने इसके ऊपर क्या लगा दिया होगा? जीएसटी लगा दिया होगा। लेट्स से इसने इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया बच्चों 150 रुपी का, 150 का जीएसटी। आप पिज्जा हट को कितने पैसे पे करेंगे? सर हम पे करेंगे 1150, ये अमाउंट हम पिज्जा हट को पे करेंगे। अब पिज्जा हट क्या करेगा, इसमें से 1000 तो अपने पास रख लेगा, राइट? और 150 उठा के गवर्नमेंट को पे कर देगा। 150 उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो 150 का टैक्स है ना, 150 का जो जीएसटी है, ये कस्टमर से आया पहले किसके पास? रेस्टोरेंट वाले के पास, और रेस्टोरेंट वाले के थ्रू फिर ये गवर्नमेंट के पास पहुंचा है। इसका मतलब ये टैक्स जो है ये डायरेक्टली कस्टमर से गवर्नमेंट के पास नहीं गया, ये इनडायरेक्टली गया, कस्टमर से गवर्नमेंट के पास गया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से गया। क्या इनडायरेक्ट तरीका था? कस्टमर ने पहले पे किया रेस्टोरेंट वाले को, और रेस्टोरेंट वाले ने फिर फाइनली पे किया गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये है, इसमें बर्डन बियर करता है कस्टमर, और गवर्नमेंट को पे करता है कौन? लेट्स से सप्लायर। कौन पे करता है? सप्लायर। तो यहां पे अलग अलग हो गए। बर्डन बियर कर किया किसने? कस्टमर ने। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन करेगा? सप्लायर, राइट? इसका मतलब यहां पे दोनों अलग अलग हैं। जबकि डायरेक्ट टैक्स में क्या था सर? डायरेक्ट टैक्स में तो जिसके ऊपर बर्डन पड़ता था वही गवर्नमेंट को पे करता था। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है? बर्डन किसी और पे पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स कोई और पे कर रहा है, राइट? इसी एग्जांपल में बर्डन किसके ऊपर पड़ा? सर बर्डन पड़ा कस्टमर के ऊपर। गवर्नमेंट को पे किसने किया? सर गवर्नमेंट को पे किया सप्लायर ने, यानी कि रेस्टोरेंट वाले ने, राइट? एंड देयरफॉर वी कॉल दिस एज इनडायरेक्ट टैक्स। वी कॉल दिस एज इनडायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, ये इनडायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट के पास थ्रू सप्लायर्स, ये वही मैंने लिखा हुआ यहां पे। आइए एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज
इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना, टैक्स का बर्डन एक जने से दूसरे जने के ऊपर जाता है, राइट। रेस्टोरेंट वाले ने टैक्स का बर्डन किसके ऊपर डाल दिया? कस्टमर के ऊपर। रेस्टोरेंट वाले की जेब से थोड़ी गया है, ये पैसा 150 रुपए कस्टमर की जेब से निकल के आया है, फिर गया है किसके पास? रेस्टोरेंट वाले के पास, और फिर रेस्टोरेंट वाले ने इसे गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसका मतलब बर्डन शिफ्ट हो गया, रेस्टोरेंट वाले से बर्डन शिफ्ट होकर कस्टमर के पास चला गया, कस्टमर ने देयरफॉर उसे पे किया और फिर वो गवर्नमेंट के पास आया, राइट। सो यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है। दीज टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय सप्लायर्स, है ना, फ्रॉम द बायर्स एंड द कस्टमर्स एंड डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो इसमें लिखा है द पर्सन does who bears the burden of indirect taxes यानी कि कस्टमर, and the person who pays these taxes to the government यानी कि सेलर, और अपने इस एग्जांपल में कौन था? पिज्जा हट वाला, to the government must be different। वहां पे क्या वर्ड था? वहां पे वर्ड था सेम, ये सेम होने चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है? ये डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बच्चों, जैसे डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने के लिए भी एक बोर्ड बनाया गया है, और इस बोर्ड का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसका मतलब सीबीआईसी। इसको हम क्या बोलेंगे? सीबीआईसी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यस, व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे आते हैं। देखो हमने क्या सीखा सर? अभी तक हमने सीखा हमारे देश में कितने टाइप के टैक्सेस? सर हमारे देश में दो टाइप के टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारे पास क्या है? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या है? जीएसटी एंड कस्टम्स। अभी तक हमने सीखा है इनकी डेफिनेशन की, डायरेक्ट क्या होता है ना, और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब हम इसके अंदर फर्दर डीप डाइव करेंगे और हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है भाई, जीएसटी क्या होता है और कस्टम क्या होता है, राइट। सो अपनी अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इनकम टैक्स, व्हाट इज इनकम टैक्स। देखो बच्चों, वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, इट्स इंप्लाइज कि ये टैक्स किसके ऊपर लगता है भाई? इनकम के ऊपर। किसके ऊपर लगेगा? इनकम के ऊपर। लिखा भी है एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट इट्स अ टैक्स ऑन इनकम, इट्स अ टैक्स ऑन इनकम, राइट। इट्स एन एनुअल टैक्स, ये साल में एक बार लगने वाला टैक्स है। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर व्हाट इज इनकम, व्हाट इज इनकम। देखो बच्चों, इनकम को मैंने डिफाइन किया है, ये इनकम को डिफाइन कर रखा नीचे, राइट। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। दिस इज इनकम, राइट। ओके, सो इनकम की डेफिनेशन नीचे दे रखी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट ये टैक्स जो है किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर लगता है। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये साल में एक बार लगने वाला टैक्स है, ये साल में एक बार लगता है। दिस इज हाउ, दिस इज व्हाई वी कॉल दिस एज एन एनुअल टैक्स। ये एनुअल टैक्स बच्चों साल में एक बार लगता है, राइट। ये प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई जाती है उसके ऊपर लगता है असेसमेंट ईयर में। ये एक नई चीज आपके सामने आई, ध्यान से सुनना प्लीज। मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों? क्या होता है, एक साल होता है प्रीवियस ईयर, उसके बाद एक साल आता है, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। नाउ व्हाट इज दिस प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? एक बार ये समझना आपने को बच्चों, कुछ नहीं है, सिंपली हम एक लेट्स से 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2022, ठीक है जी, 21-22 के बीच में, ये 12 महीने का जो टाइम है, राइट, इस पीरियड में बच्चों हम इनकम कमाएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना है प्लीज। इस पीरियड में हम इनकम कमाएंगे, और इस इनकम को, एक सेकेंड, ये इनकम हमने जो कमाई, ये हमने महीने के हिसाब से कमाई है या साल के हिसाब से कमाई है? सर साल के हिसाब से। लेकिन बात ना, साल का मतलब, ईयर का मतलब यहाँ पे कैलेंडर ईयर है या आपका फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर? यस सर, इट्स अ फाइनेंशियल ईयर, है ना। ओके, सो हम इसको कौन सा साल बोलेंगे वैसे? सर ये साल बोला जाएगा 2021, है ना, 2021-22 का साल बोला जाएगा, राइट। इस साल में बच्चों हम इनकम कमाएंगे, और इस इनकम के ऊपर हमें इस साल में जाके देना पड़ेगा टैक्स। अगले साल में जाके हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स। जिस साल में इनकम कमाई उस साल में टैक्स नहीं दे रहे हम उससे अगले साल में जाके उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर, दिस इज नेक्स्ट ईयर, राइट। नेक्स्ट ईयर में जाके हम इसके ऊपर टैक्स देंगे। और बच्चों ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब कौन सा साल हुआ ये? देखो ना, अगर ये 21-22 का साल है तो फिर ये कौन सा साल है? ये है सर 2022
2023 का साल, 2022, 23, है ना। अब ध्यान से सुनना, इस साल को जिसमें हमने इनकम कमाई ना, इसको हम बोलेंगे आगे से प्रीवियस ईयर, ठीक है। और जिस साल में हम इसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं ना बच्चों, इसको हम बोलेंगे आगे से असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब वो साल जिसमें हमारी इनकम का असेसमेंट होता है, जिसमें हम अपनी इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन वगैरह करना, राइट। सो हमने टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह की है और उसको अब हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे, राइट। सो इनकम कमाने वाले साल का नाम होता है प्रीवियस ईयर, है ना। इनकम कमाने वाले साल का क्या नाम होता है? प्रीवियस ईयर। और टैक्स पे करने वाले साल का नाम होता है असेसमेंट ईयर। यही लिखा हुआ है पिछली स्लाइड में, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इसमें, इट्स एन एनुअल टैक्स, इट इज कैलकुलेटेड ऑन इनकम विच इज अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है ना, जो इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं। लेकिन ये पे कब, किस साल में होता है? इट इज पेड इन द नेक्स्ट ईयर। और उस नेक्स्ट ईयर को हमने क्या नाम दिया था अभी अभी? असेसमेंट ईयर, राइट। सो वी कैन से दैट प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाएगी और प्रीवियस ईयर की इनकम पे अगले साल में जाके टैक्स पे किया जाएगा और उस अगले साल का नाम होगा असेसमेंट ईयर। तो कोई मेरे को बताएगा इसमें से पहले कौन सा साल आता है? सर पहले आता है प्रीवियस ईयर, और उसके बाद कौन सा साल आता है? सर उसके बाद आता है असेसमेंट ईयर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर से पहले आने वाला साल है? यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि असेसमेंट ईयर इज द ईयर विच इज इमीडिएटली सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर? हाँ सर, हम ये भी बोल सकते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर आएगा पहले, किससे पहले? असेसमेंट ईयर से पहले। और असेसमेंट ईयर आएगा बाद में, किसके बाद में? प्रीवियस ईयर के बाद में, राइट। ओके, बड़े बात है ना। ये प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये कैलेंडर ईयर्स होते हैं या फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं? सर दे आर फाइनेंशियल ईयर्स, दे आर फाइनेंशियल ईयर्स। वेरी गुड। हालांकि डिटेल में डिस्कशन अभी होना है, हम केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं बच्चों। आप जो पढ़ोगे हम उसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक मोटा मोटा हम समझ रहे हैं कि ये है क्या चीजें, राइट। ओके। हमारे देश में पहली बार 1860 में, जब 1857 में इस देश में पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, राइट, उस टाइम पे देश में बड़ा नुकसान हुआ था बच्चों। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने इस देश में पहली बार इनकम टैक्स लगाया था 1860 में। 1860 में इस देश में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था, ठीक है ना। ओके। अगेन, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्या इनकम टैक्स गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है? हाँ सर, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। ओके, एक बात है ना, ये टैक्स जो है किस पे लगता है? अभी बात कर रहे थे सर, ये टैक्स लगता है किस पे? इनकम पे। और मैंने बताया ना, इनकम ये है अपने पास बच्चों, इनकम आपके पास सैलरी से हो सकती है अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो। इनकम हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है अगर हमने मकान दुकान किराए पे चढ़ा रखा है तो। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई प्रोफेशन रन करते हैं, तो इनकम हमारे पास बिजनेस और प्रोफेशन से भी हो सकती है बच्चों। हमने हो सकता है किसी चीज को बेचा हो, हमारे घर पे ज्वेलरी रखी थी, हमने ज्वेलरी बेच दी। हमारे पास कोई प्लॉट था, हमने प्लॉट बेच दिया, उसको बेचने से फायदा हो गया। लेट्स से आपने कोई प्लॉट 30 लाख का खरीदा था और थोड़े दिनों के बाद आपने इसे 50 लाख में बेच दिया, एंड देयरफॉर 20 लाख रुपए का आपको फायदा हो गया, विच इज कैपिटल गेन, विच इज कैपिटल गेन। उसके ऊपर भी टैक्स लगता है बच्चों। एंड देन कोई और इनकम भी आपके पास हो सकती है, जैसे लॉटरी शॉटरी की इनकम होगी, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल गया, आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया, राइट, एंड सो ऑन। तो आपके पास कोई और सोर्स की इनकम भी हो सकती है। बट ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे प्लीज, ये जो इनकम के अपने 5 टाइप बताए ना हमने, इनकम के जो 5 टाइप्स हैं, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, कैपिटल के ऊपर होने वाले गेन्स एंड अदर सोर्सेस, ये जो अपनी 5 इनकम्स होती है ना बच्चों, इसको आगे से हम बोलेंगे हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलेंगे? हेड्स ऑफ इनकम। यस। तो अगर आपसे एग्जाम में, वैसे इतनी आसान चीज एग्जाम में नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ भाई इस देश में, इंडिया में कितने हेड्स ऑफ इनकम है, यू वुड से कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के केवल 5 टाइप हैं, लेकिन टाइप नहीं बोलेंगे, हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे। एंड व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड? हेड्स ऑफ इनकम, राइट। इनकम के 5 हेड्स होते हैं, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस और प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। क्लियर? यस सर, ये तो बिल्कुल आसान चीजें थी, ये तो हमें वैसे भी आती है सर। अच्छा, ग्रेट। ओके, नाउ बच्चों देखो अगेन,
कहां से चले थे, क्या सीख रहे थे? सर हम सीख रहे थे कि हमारे देश में टैक्स लॉज कितने हैं, राइट? हमने अभी अभी सीखा इनकम टैक्स, ठीक है? अभी हम सीख रहे हैं बच्चों जीएसटी क्या है, कैसे लगता है, कब लगाया गया था, एंड सो ऑन। हियर इज जीएसटी। बच्चों मेरे को पहले बताएं, जीएसटी हमारा डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? सर हमें पता है जीएसटी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। हम इसको इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचता है, ये कस्टमर की जेब से निकलता है, सप्लायर के पास जाता है और सप्लायर से गवर्नमेंट के पास जाता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, ठीक है ना? ओके, लिखा है जीएसटी, नाम से ही पता चल रहा है ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगेगा। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ, सप्लाई, जब कोई चीज की सप्लाई होगी ना, है ना, और वो चीजें क्या होंगी बच्चों, या तो होंगी गुड्स या फिर होंगी सर्विसेज। जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी मतलब इनको बेचा जाएगा या इनको प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चों सप्लाई में ना, गुड्स के लिए तो हम बोलेंगे एक किस्म से सेल करना, ठीक है, और सर्विसेज के लिए हम बोलेंगे प्रोवाइड करना। क्या बोलेंगे? प्रोवाइड करना, राइट, प्रोवाइड, क्योंकि सर्विसेज को सेल करना नहीं बोला जाता, राइट, प्रोवाइड, राइट, ओके, राइट। सो गुड्स के लिए सेल और सर्विसेज के लिए हम क्या बोलेंगे? प्रोवाइड करना। बट इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्या है? सप्लाई करना। यानी कि गुड्स और सर्विस की अगर सप्लाई होगी तो उस केस में जीएसटी लगेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने का, गुड्स को बेचने का बिजनेस करते हैं, तो ही लगेगा जीएसटी। एक बात बताना, आपने ओएलएक्स पे अपने घर का पुराना फर्नीचर बेचा तो आपने गुड्स बेची वैसे देखा जाए तो, लेकिन क्या जीएसटी लगेगा? सर नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका फर्नीचर बेचने का बिजनेस थोड़ी है, आपने तो अपने घर का पुराना सामान बेचा है। लेकिन ये बताना, अगर आपकी बड़ी सी कोई फर्नीचर शॉप है, वहां से अगर आप फर्नीचर बेचते हो तो क्या जीएसटी लगेगा? यस सर, अब लगेगा, क्योंकि वी आर इन कोर्स ऑफ अ बिजनेस, हमने बिजनेस में अपनी सप्लाई की है। क्लियर ना? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, ग्रेट, आगे चलते हैं। सप्लायर चार्जेस, सप्लायर चार्जेस जीएसटी कौन? रेस्टोरेंट वाले ने जीएसटी लगाया था किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। रेस्टोरेंट वाले को हमने क्या बोला था? सप्लायर। सप्लायर लगाता है जी जीएसटी। कौन लगाता है? सप्लायर, है ना। किसके ऊपर लगता है जीएसटी? कस्टमर के ऊपर लगता है, राइट। गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? कस्टमर पे करेगा गवर्नमेंट को, या सप्लायर? सर गवर्नमेंट को तो पे करेगा सप्लायर, लेकिन जेब से निकल के आएगा किसकी? कस्टमर की। सो हु बियर्स द बर्डन? सर कस्टमर बियर्स द बर्डन। Who pays this tax to the government? सर supplier pays this tax to the government. सर बिल्कुल आसान, ठीक है जी, ओके। नाउ जीएसटी इज नॉर्मली पेड ऑन मंथली बेसिस। कोई मेरे को बताएगा, अभी हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स, कोई बताएगा इनकम टैक्स अपना कौन सा टैक्स था? सर वो तो एनुअल था, है ना। लेकिन अभी हम जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। जीएसटी के बारे में क्या लिखा है? ये मंथली होता है, हालांकि कुछ केसेस में क्वार्टरली भी होता है। तो मंथली और क्वार्टरली एज द केस में भी, एज द केस में भी, वो आगे चल के हम डिटेल में सीखेंगे। लेकिन ये एनुअल नहीं है, एनुअल इनकम टैक्स था। एनुअल क्या था? इनकम टैक्स, ठीक है। Thus, जीएसटी कलेक्टेड ड्यूरिंग जून, लेट्स से किसी ने जून में जो सेल की होगी, जून में, जिसने जून में सेल की होगी, उसका टैक्स जुलाई में उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जून के महीने में बेचो सामान, लोगों से जीएसटी चार्ज करो और फिर उस जीएसटी को उठा के जुलाई के महीने में गवर्नमेंट को पे कर दो, है ना। जैसे मान के चलो पिज्जा हट ने जून के महीने में जितनी भी सेल की, राइट, उस सेल के ऊपर लोगों से उसने क्या चार्ज किया? जीएसटी, 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 सबसे चार्ज किया। लेकिन वो रोज नहीं पे करेगा उस जीएसटी को गवर्नमेंट को, वो पे करेगा अगले महीने में। जून से अगला महीना कौन सा होगा बच्चों? जुलाई। जुलाई के महीने में उसको उठा के वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, क्योंकि ये मंथली होता है और कुछ केसेस में क्वार्टरली होता है बच्चों। क्या होता है? क्वार्टरली। डिटेल में जाके आगे चलकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस देश में जीएसटी पहली बार 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था। ये डेट आपको याद होनी चाहिए बच्चों। 1 जुलाई 2017 में इस देश में पहली बार जीएसटी लगाया गया था। तो क्या सर इससे पहले इस देश में जीएसटी से पहले कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हुआ करता था? थे बच्चों, लेकिन जीएसटी जब आया था ना, उसने बड़े सारे टैक्सेस को सबसम कर दिया था। यानी कि बड़े सारे टैक्सेस को हटा दिया गवर्नमेंट ने और उनको रिप्लेस करके बस एक टैक्स ले आए। वन टैक्स वन नेशन।
एंड दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी। जीएसटी ने कौन से टैक्सेस को सबसम किया, यानी कि कौन से टैक्सेस जीएसटी आने की वजह से खत्म हो गए थे? सर जीएसटी आने से खत्म हो गए थे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड इन सम केसेस सेल्स टैक्स एज वेल। ये सारे के सारे टैक्सेस क्या हो गए? खत्म हो गए। इस देश में अब एक्साइज नहीं है नॉर्मली, है ना, सर्विस टैक्स भी नहीं है, वैट भी नहीं है। इनकी जगह पे क्या आ गया? सर इनकी जगह पे आ गया हमारे देश में जीएसटी। जीएसटी आ गया। क्लियर? तो हम ये नहीं बोल सकते कि सर हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस 2017 से ही लगने शुरू हुए। नहीं 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 नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, लेकिन पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे बच्चों, उनके नाम क्या थे? एक्साइज ड्यूटी लगती थी इस देश में जीएसटी आने से पहले। जीएसटी आने से पहले सर्विस टैक्स लगता था, वैट लगता था। ये कब लगते थे इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। बस एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि हमारे देश में जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे क्या? हाँ सर थे, लेकिन क्या वो अब भी हैं क्या? नहीं सर अब नहीं, अब तो क्योंकि क्या आ गया है? जीएसटी आ गया है। ठीक है ना बच्चों? यस सर। सो जीएसटी ने क्या कर लिया? इनको सब सम कर लिया, यानी कि सारे के सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर समा गए। एंड इसी कड़ी में लास्ट टॉपिक है अपना बच्चों, कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी क्या होती है? मैंने आपको बताया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के ऊपर ये ड्यूटी लगाई जाती है ना, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, पोर्टल अथॉरिटीज लगाती है। इस देश में जब इंपोर्ट होता है या इस देश में जब जब इस देश से जब एक्सपोर्ट होता है तो ये ड्यूटी लगाई जाती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है, राइट? अगेन ये भी क्या होता है? ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है? जैसे मान के चलो एक इंपोर्टर है, कोई लेट्स से मुंबई में या दिल्ली में कोई इंपोर्टर है, राइट? वो क्या करता है? बाहर से सामान इंपोर्ट करता है। अब सामान अपने लिए तो कोई इंपोर्ट करेगा नहीं। अगर किसी ने अपने लिए इंपोर्ट किया तो फिर वो बिजनेस नहीं कर रहा, और अगर बिजनेस नहीं कर रहा तो कस्टम ड्यूटी लगेगी नहीं, वो तो उसका पर्सनल सामान हुआ ना। अगर मान के चलो कोई बिजनेस करता है, राइट, बाहर से इंपोर्ट करता है, लेट्स से चाइना से इंपोर्ट करता है, यूएस से इंपोर्ट करता है, ठीक है, किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करता है, उसने इंपोर्ट किया और इस इंडिया में लोगों को उस सामान को बेचा। तो जब वो बेचेगा उस सामान को लोगों को, तो जो उसने इंपोर्ट करते टाइम गवर्नमेंट को जो कस्टम ड्यूटी पे करी थी, वो कस्टम ड्यूटी का बर्डन लोगों से लेगा नहीं लेगा? मतलब लोगों के ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज करेगा नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा सर। एंड देयरफॉर ये भी जीएसटी की तरह हो गया ना, तभी तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। जीएसटी की तरह कैसे होगा सर? इसमें क्या हुआ? इसमें एक इंपोर्टर है, उसने बाहर से सामान इंपोर्ट किया और इंडिया में लोगों को बेचा। जिन लोगों को बेचेगा उनसे कस्टम ड्यूटी चार्ज करेगा, क्योंकि उसने सामान अपने लिए तो मंगवाया नहीं, उसने तो लोगों के लिए मंगवाया है। जैसे मान के चलो बाहर से कोई मोबाइल फोन आता है, लेट्स से 10,000 रुपए का। अब 10,000 रुपए का मोबाइल फोन बाहर से आया, लेकिन क्या वो 10,000 रुपए का ही उस मोबाइल फोन को इंडिया में बेच देगा? नहीं सर। उसमें अपना वो मार्जिन भी ऐड करेगा, उसमें वो अपनी कस्टम ड्यूटी भी ऐड करेगा जो उसने गवर्नमेंट को दी होगी वाइल इंपोर्टिंग दैट मोबाइल, राइट? ऐड करने के बाद लोगों को बेचेगा। अब लोगों को बेचेगा, कस्टमर्स को बेचेगा, तो कस्टमर से चार्ज कर लेना उसने ड्यूटी। इसीलिए ये भी हमारा क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। बताना ये इंपोर्ट पे लगता है, एक्सपोर्ट पे लगता है, दोनों पे लगता है? सर नॉर्मली दोनों पे, लेकिन ध्यान से सुनो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ये टैक्स ना इंपोर्ट पे ज्यादा लगता है, एक्सपोर्ट पे बहुत कम लगता है। इसका एक रीजन बताता हूं मैं। इंपोर्ट पे ज्यादा लगता है, एक्सपोर्ट पे कम लगता है। देखो, अगर बाहर से कोई चीज इंपोर्ट होती है ना बच्चों, अगर बाहर से आप मान के चलो कोई सामान है, जैसे टॉयज का एग्जांपल लेते हैं। आप टॉयज अगर मान के चलो चाइना से लेके आते हो, तो अब होगा क्या? अगर चाइना के टॉयज इंडिया में ज्यादा बिकेंगे, तो इंडिया में जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो कंपनियां इंडिया में टॉय बनाती हैं, अब उनके टॉयज को कोई खरीदेगा नहीं। अगर उनके टॉयज को नहीं खरीदेगा तो कंपनियां बेचारी क्या हो जाएंगी? पिछड़ जाएंगी, राइट? एंड देयरफॉर उन कंपनियों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है सामान, उसके ऊपर लगाम लगाई जाती है। उसके ऊपर लगाम इसलिए लगाई जाती है, अगर बाहर के इंपोर्ट के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे तो इंडिया की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। इंडिया का सामान कोई नहीं खरीदेगा, सब इंपोर्टेड सामान खरीदेंगे। समझ रहे हो ना? एंड देयरफॉर इंडिया की इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक तो ये उस पर्पज से लगाई जाती है। ठीक है जी, इंपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना, चाइना से हमने टॉयज इंपोर्ट की, ठीक है। दूसरा और सुनो, बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो हमारे से, जैसे मान के चलो आप आप इंडिया में हो, ठीक है ना, और आपने क्या किया? यूएसए से इंपोर्ट किया, मान के चलो आपकी बार कुछ यूएसए से आपने इंपोर्ट किया, राइट? अब एक बात था ना, ये जो यूएस वाला बंदा है, ये क्या आप इसको बोलोगे भाई मैं आपको रुपए भिजवा दूं, इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी भिजवा दूं? वो क्या बोलेगा? ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को आपसे क्या चाहिए पेमेंट? मेरे को पेमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। मेरे को डॉलर में पैसा चाहिए, राइट? एंड देयरफॉर ये इंडिया वाला जब उसको डॉलर में पेमेंट करेगा, तो इंडिया वाले को इंडिया के अंदर से बैंकों से डॉलर खरीदना पड़ेगा। ये एक्सचेंज करवाएगा, इंडिया वाले के पास रुपए होंगे, ये क्या करेगा? अपने रुपए लेके किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा, है ना?
और बैंक से बदले में क्या ले लेगा, बैंक से बदले में ले लेगा डॉलर्स, और वो डॉलर्स उठा के किसको पे कर देगा, उसको यूएस वाले को पे कर देगा डॉलर्स। लेकिन ये बात है ना, इससे होगा क्या सर, इससे ये होगा इंडिया में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अगर लोग इंपोर्ट करेंगे और बाहर भेजने के लिए डॉलर करेंसी उनको चाहिए होगी, तो इंडिया में डॉलर की डिमांड जबरदस्त बढ़ जाएगी। और अगर इंडिया में डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, है ना। जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उसका रेट बढ़ जाता है, आपको पता है, राइट। और अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो हमारे रुपए का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो डाउनफॉल हो जाएगा, हमारा रुपया तो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाएगा, राइट। एंड देयरफॉर इससे क्या होगा, इससे हमारा रुपया कमजोर होता है, क्योंकि हमें डॉलर खरीदना पड़ता है और डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और डॉलर के मुकाबले रुपया जो होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी इस पर्पज के लिए भी लगाई जाती है कि इस देश में हमारा रुपया जो है वो कमजोर ना पड़े, इस देश में अननेसेसरी डॉलर की डिमांड ना बढ़े। देयरफॉर दो पर्पज है इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के। एक तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाना, भाई इस देश की कंपनियों को भी तो बचाना है ना। बाहर का सामान अगर सारे लोग यूज करने लगेंगे तो हमारे देश का बनाया हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया को कोई खरीदेगा नहीं, तो मेड इन इंडिया जो बना रही है कंपनियां, वो कंपनियां तो बेचारी बंद हो जाएंगी ना यार, राइट। उनको भी बचाना है, पहला पर्पस। और दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज की जो 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 लॉसेस, जो फॉरेन एक्सचेंज की जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन से हमारा रुपया कमजोर हो जाता है, उससे भी अपने अपने को इस देश को बचाना है। इसलिए इस देश में ना इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाई जाती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नॉर्मली नहीं लगाई जाती, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी से देश को फायदा मिलता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर मान के चलो किसी ने एक्सपोर्ट किया, अब क्या हुआ, अब की बार कोई इंडिया में बैठा हुआ है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने बाहर की किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, जैसे लेट्स से इसने एक्सपोर्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना जी, ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर दिया, अब ऑस्ट्रेलिया वाला उसको बोलेगा कौन सी करेंसी भिजवाऊं, आप इंडिया वाले क्या बोलेंगे, भाई मेरे पास डॉलर भिजवा दो, क्या भिजवा दो, डॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंडिया से एक्सपोर्ट किया और आप इंडिया में डॉलर्स लेके आए। आप अगर इंडिया में डॉलर लेके आओगे तो जिस चीज की अब क्या होगा, अब इंडिया में डॉलर 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 डॉलर, बड़े सारे लोग डॉलर लाने लगे। अब डॉलर ज्यादा आएंगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो डॉलर का रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसका मतलब इस देश में फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा आ जाएगी, और ज्यादा करेंसी आने से हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा, राइट, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड देयरफॉर जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं इस देश को फायदा पहुंचाते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अब उनका सामान इंडिया में तो कंज्यूम हो नहीं रहा, एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में उसने कंपनी बनाई होगी, इंडस्ट्री लगाई होगी, उस कंपनी इंडस्ट्री में कुछ लोग काम भी कर रहे होंगे, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी दे रखा है लोगों को, राइट। तो फायदा हो रहा है उनको, उनको फायदा हो रहा है। एंड देयरफॉर एक्सपोर्ट के ऊपर नॉर्मली ये ड्यूटी नहीं लगाई जाती, राइट। सो इंपोर्ट के ऊपर लगती ही लगती है, एक्सपोर्ट के ऊपर नॉर्मली नहीं लगती। हाँ, एक्सपोर्ट पे उन केसेस में लग सकती है जहां पे हमारे देश में किसी चीज की कमी है और हम उसी चीज को एक्सपोर्ट करने पे लगे हुए। कोई चीज इस देश में ही पहले कम है और आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए आपके ऊपर बड़ी भारी ड्यूटी लगा देगी, ताकि आपके ऊपर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट ना करें, राइट। ओके, सो नॉर्मली हम कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों कि ये ड्यूटी जो लगती है वो किसके ऊपर लगती है, मेनली सर इंपोर्ट के ऊपर लगती है, ठीक है ना। ओके, ग्रेट। अच्छा हाँ, एक चोर इस देश में ना, अच्छा ना, ये कस्टम ड्यूटी को चलाने के लिए कौन सा है, कौन सा बोर्ड है, हमने बात की थी, ये रहा ना, ये रहा। दोनों को चलाने के लिए देखो ना, ये हमारे देश में जीएसटी को चलाने के लिए भी है सीबीआईसी, राइट, और ये इस देश में कस्टम को चलाने के लिए भी है। ये दोनों को चलाता है ये बोर्ड, जीएसटी एंड कस्टम को चलाने के लिए इस देश में कौन सा बोर्ड है, सीबीआईसी। सीबीआईसी एक बोर्ड है जो इस देश में दोनों को एडमिनिस्टर करता है, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं, यस। अच्छा सुनो, दो चीजें पढ़नी है अपने को, एक तो पढ़ना है कस्टम्स एक्ट 1962, राइट, एक पढ़ना है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ठीक है। एक है कस्टम का एक्ट, एक है उसका टैरिफ एक्ट। ये आगे चल के सीखेंगे व्हाट इज एक्ट, व्हाट इज टैरिफ एक्ट। वैसे अभी अभी आप ये मान के चलो, इस एक्ट में तो मेन पॉइंट्स दे रखे, सारे प्रोविजंस एक्ट में दे रखे हैं, टैरिफ में तो रेट दे रखे हैं कि कस्टम ड्यूटी किस रेट से लगेगी। भाई अगर मान के चलो बाहर से मोबाइल फोन लेके आए हैं तो क्या रेट होगा, कार लेके आए हैं तो क्या रेट होगा, इसमें तो ना मेनली रेट्स दे रखे हैं, रेट्स ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ओके, रेट्स ऑफ ड्यूटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा था, राइट, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, बट देयर आर टू
acts. One is Custom Act 1962 and one is Custom Tariff Act 1975. ठीक है जी, ओके। फिर से वही चीज बताओ जरा मेरे को बच्चों, हमारे देश में कितने टाइप के टैक्सेस? सर 2 टाइप के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या क्या? इनकम टैक्स केवल, है ना, केवल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या? सर जीएसटी एंड कस्टम्स, जीएसटी एंड कस्टम्स, ठीक है ना, ओके। कुछ एक आध प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। यस सर, आइए करते हैं। बताओ जी, टैक्सेस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू, सर इतना आसान है ना, इतना आसान। यस, टैक्सेस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू direct taxes, indirect taxes, direct and indirect taxes, ancillary taxes, and therefore answer is C, direct and indirect taxes. ठीक है। Mr. A has purchased a gift item from his friend. A has purchased a gift item for his friend's birthday. वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा था और रास्ते में उसने मार्केट से कोई गिफ्ट खरीदा उसके लिए। Which tax will he be paying? वो गिफ्ट जब खरीदेगा तो उस गिफ्ट के ऊपर वो कौन सा टैक्स पे करेगा? उसने मान के चलो अपने फ्रेंड के लिए कोई मोबाइल फोन खरीदा, राइट? सो उस मोबाइल फोन के ऊपर वो कौन सा टैक्स पे करेगा? विच टैक्स विल ही बी पेइंग? उसने गिफ्ट आइटम खरीदा है अपने फ्रेंड के लिए, राइट? सो ही वुड बी पेइंग व्हाट? ही वुड बी पेइंग जीएसटी। क्यों? क्योंकि ये क्या खरीद के लेके आया? गुड्स, और गुड्स के ऊपर क्या लगता है बच्चों? जीएसटी, है ना, ओके, परफेक्ट। आगे चलते हैं। मिस्टर ए हैज सोल्ड हाउस, सुनो भाई, इसने घर बेचा है, हैज सोल्ड हाउस टू अ प्रॉपर्टी डीलर, टू अ प्रॉपर्टी डीलर, उसने एक घर अपना प्रॉपर्टी डीलर को बेचा है। विच टैक्स विल ही बी पेइंग? बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम घर को किराए पे चढ़ाएंगे तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, यानी कि इनकम है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन अगर हम घर को बेच रहे हैं तो बेचने से घर को अगर हमें फायदा हुआ तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। रेंट की इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बोलते हैं, लेकिन अगर हमने घर को बेच दिया तो बोलते हैं कैपिटल गेन, राइट? तो वो कौन सा टैक्स पे करेगा? वो इनकम टैक्स पे करेगा ऑन व्हाट? कैपिटल गेन। और अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, उसने बोला मिस्टर बी अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज्ड एंड सोल्ड अ हाउस एंड हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। अब सुनो, मिस्टर बी का काम ही ये है, घर खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, घर खरीदने बेचने का बिजनेस है उसका। तो बताना, घर के खरीदने बेचने को कैपिटल गेन बोलेंगे या उसका बिजनेस बोलेंगे? सर उसका बिजनेस बोलेंगे। एंड देयरफॉर मिस्टर बी कौन सा टैक्स पे करेगा? इनकम टैक्स ऑन पीजीबीपी। पीजीपी का मतलब होता है बच्चों प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये पे करेगा वो, ठीक है ना, ओके। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में? सर डिफरेंस है, ए का काम घर बेचने वगैरह का नहीं था, ए ने अपना घर बेचा किसी प्रॉपर्टी डीलर को, है ना, ए ने अपना घर बेचा, तो ए कौन सा टैक्स पे करेगा? कैपिटल गेन का टैक्स। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर बेच रहा है, डीलर, डीलर का तो यही काम होता है, एंड देयरफॉर वो क्या कर रहा है? बिजनेस, बिजनेस कर रहा है, तो कैपिटल गेन पे टैक्स देगा या बिजनेस प्रोफेशन पे टैक्स देगा? सर बिजनेस प्रोफेशन पे टैक्स देगा। आसान था ये बिल्कुल, प्लीज, है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। पहली बार इस देश में टैक्स कब लगा था? बच्चा बच्चा जानता है, 1860 में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन इस देश में किसके पास है? कौन सा बोर्ड है जो डायरेक्ट टैक्स को चलाता है? हमने क्या बात की थी? सीबीडीटी। सो हियर इज सीबीडीटी, सीबीडीटी, ठीक है ना, आंसर, ओके कूल। अब बच्चों हम ना लास्ट टॉपिक, इसमें हम बात करेंगे कि आप इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो। मेनली आप इस इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो। अभी तक हम केवल एक इंट्रो ले रहे थे कि हमें क्या इनकम टैक्स क्या होता है, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन बर्डन बियर करता है, कब ये पहली बार लगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ये हमने डिस्कशन की। नाउ अगर हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करें तो बच्चों आप पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, ये चैप्टर आएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि इस देश में रहने वालों पे कम टैक्स लगता है, बाहर रहने वालों पे ज्यादा टैक्स लगता है, एंड सो ऑन, इस टाइप के डिस्कशन होंगे। टैक्स के रेट सिखाए जाएंगे कि भी टैक्स के रेट क्या होते हैं, टैक्स का रेट 5% होता है, 10% होता है, 20% होता है, एंड सो ऑन, वो सब कुछ हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, राइट। सो ये होगा। फिर उसके बाद हम सैलरी की इनकम क्या होती है, कैसे कमाई जाती है, राइट, कब टैक्स लगता है वो सीखेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या होती है, कब कमाई जाती है, कब इसके ऊपर टैक्स लगता है। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम क्या होती है, कैपिटल गेन्स क्या होता है, राइट, अदर सोर्स में कौन सी इनकम्स आती है। एंड देन हम सीखेंगे इनकम क्लब,
क्या कोई किसी और की इनकम पे भी टैक्स देता है क्या? क्या हस्बैंड कभी अपनी वाइफ की इनकम पे भी टैक्स दे सकता है क्या? और वॉइस वर्सा, इन सेट ऑफ एन कैरी फॉरवर्ड, कि अगर किसी को इनकम की बजाय लॉस हो गया तो उस लॉस का क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम सीखेंगे बच्चों डिडक्शंस। क्या गवर्नमेंट हमें टैक्स में से कुछ छूट देती है क्या, या पूरी इनकम पे टैक्स लगा देती है? नहीं, देयर आर डिडक्शंस, वो हम डिडक्शन सीखेंगे। क्या इनकम टैक्स भरने से काम चल जाता है, या हमें अपने इनकम टैक्स को लेके आईटीआर भी भरनी होती है? यस, हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी होती है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके हम गवर्नमेंट को बताते हैं हम कौन है, हमने कौन सी इनकम कमाई, कहां से इनकम कमाई, हमने उसके ऊपर टैक्स भर दिया या नहीं भरा, भर दिया तो किस डेट में भर दिया, एंड सो ऑन। वो सब कुछ हम लिख के देते हैं गवर्नमेंट को, जिसको हम बोलते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न या आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम। एक ही बात है, आईटीआर और आरओआई एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना। ओके। टीडीएस टीसीएस भी हम सीखेंगे। एक्चुअली टीडीएस टीसीएस का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब लोग जॉब में होते हैं, राइट, तो उनकी सैलरी में से टैक्स कट के मिलता है उनको, राइट। उनकी कंपनी ने उनका टीडीएस काट लिया, टीडीएस विच इज कॉल्ड एज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना, टीडीएस। तो टीडीएस टीसीएस कब कटता है, कितनी अमाउंट पे कटता है, क्या थ्रेशोल्ड्स है, वो सीखेंगे। मैट, एएमटी, डीडीटी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और फाइनली अपील रिवीजन पेनल्टीज के बारे में बात की जाएगी, क्या होती है अपील फाइल करना, है ना, रिवीजन क्या होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टीज आर देयर, व्हेन आर दे इम्पोज्ड, राइट, प्रोसिक्यूशन एंड सो ऑन। ये हम डिस्कशन करने वाले इनकम टैक्स में। एंड देन वील कवर जीएसटी एंड कस्टम्स। This is your income tax syllabus, right? And then we'll be separately discussing about your GST and customs. बच्चों, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने का मेरा प्लान था, और मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है इसका, राइट। इस इंट्रोडक्शन में आपने कुछ चीजें सीखी। लाइकवाइज हम डिस्कस कर रहे थे शुरू में कि आफ्टर दिस क्लास यू वुड बी इक्विप्ड और यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, क्या हमारे देश में कौन से टैक्सेस हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, वो कब और कैसे लगाए जाते हैं, राइट। सो अब आपके पास इस चीज का आंसर है। ओके, सो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हम सीखते हैं कि कौन से टैक्सेस कब कब लगाए जाते हैं, राइट। अगेन मैं फिर से एक ही बात बोलूंगा बच्चों, आपने प्रोफेशनल कोर्स अब से करना स्टार्ट किया है। इससे पहले वाला जो आपका एग्जाम था दैट वाज जस्ट एंट्रेंस, राइट। लेकिन उस एंट्रेंस के लिए भी आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि वो एंट्रेंस पास करके आपने और आपके परिवार ने ये शो कर दिया कि हाउ सीरियस आर यू, राइट। आप सीरियस हैं तभी आप इस प्रोफेशन में हैं। ये प्रोफेशन आपको वो सब देगा जिसके आपने सपने संजोए हैं, राइट। मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट्स लाइफ में नहीं होते, आप मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो आज हम केवल इतना डिस्कशन करेंगे, बाकी फिर हम अपनी क्लास 2 में डिस्कशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।